तो वापस शुरू करते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। हमने अंतःस्रावी तंत्र का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कितनी ग्रंथि थी, उसके बाद हमने एक ग्लैंड को पढ़ ली, एक ग्रंथि को पढ़ ली, और वो ग्रंथि कौन सी थी, अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्लैंड। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया मैं ग्रंथियों को आपको इस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाए। तो हमने पहले जो ग्रंथि पढ़ी वो होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। सेकंड ग्रंथि पढ़ते हैं जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि मास्टर ग्रंथि हम किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो शुरू करते हैं। हमारी ग्रंथि सेकंड नंबर की ग्रंथि जिसका नाम है पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो अब बात समझना, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम पढ़ रहे हैं तो काम की बात, ये सबको पता है हमारे ब्रेन के अंदर है, और ये भी सबको पता है कि इसका कंट्रोल कौन कर, ये सबका कंट्रोल करती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। और इसका कंट्रोल कौन करता है, इसका कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस जो है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हमारे ब्रेन में जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, अगर हम उसका रफली डायग्राम बना दें, तो मैं इसका रफली डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। यह हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि है हमारे ब्रेन के अंदर है। और अगर हम इसको देखें तो हमको देखने पर पता लगेगा कि हमारे अंदर जो पीयूष ग्रंथि है ये 3 लोब, लोब का मतलब पाली, लोब का मतलब पाली में डिवाइड है। तो 3 लोब कैसे, जैसे पहला लोब ये रहा, लोब का मतलब पाली, दूसरा लोब ये रहा, और तीसरा लोब ये रहा, तो 3 पालियां हैं। इसका मतलब पीयूष ग्रंथि के अंदर 3 लोब या पालियां पाए जाते हैं। और अगर हम ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारी ये नोज है और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, तो आप मुझे बताना इसमें आगे कौन सा पार्ट होगा और पीछे कौन सा पार्ट होगा। ये वाला आगे वाला पार्ट होगा और ये वाला कौन सा पार्ट होगा, पीछे वाला पार्ट। जैसे मान लेते हैं ब्रेन के अंदर है तो ये आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, तो 3 लोब है। तो इन 3 लोब का नाम हम क्या रखें, इसको हटा देते हैं, तो इन 3 लोब का नाम रखते हैं, ये जो लोब दिख रही है, ये जो पाली दिख रही है आपको सबसे आगे की तरफ दिख रही है, क्योंकि मान लेना ये हमारा फेस है तो ये सबसे आगे की तरफ होगा, सबसे पीछे की तरफ होगा। तो ये वाली जो पाली है इसको हम क्या बोलेंगे, अग्रपाली। और पाली को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लोब। और अग्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटीरियर, अग्र को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर। तो ये हो गया हमारी अग्रपाली। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये हमारी पाली हो गया, बताना कहां पर है, बीच में, ये बीच में, ये आगे और पीछे वाले के बीच में है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मध्यपाली, इसका नाम हो जाएगा मध्यपाली। और मध्यपाली को अगर हम इंग्लिश में देखें तो आप बताओ इंग्लिश में क्या बोलेंगे मध्यपाली को, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मिडिल लोब। और ये जो सबसे पीछे है, ये सबसे पीछे है, इसको अगर हम देखें तो आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि सबसे पीछे है ना, तो इसका नाम क्या होगा, पश्चपाली। सबसे पीछे इसलिए इसको हम बोलेंगे पश्चपाली। और आप बताओ पश्चपाली को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, पश्चपाली को इंग्लिश में हम बोलेंगे पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, 3 लोब हो गए, 3 पालियां हो गई। चलो इन तीनों के बारे में हमको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और थर्ड ये रहा। अब बात यहाँ पर धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें ये 3 लोब के बारे में हो गए। इन तीनों लोब से क्या बाहर निकलेगा, हार्मोन। इन तीनों लोब या पालू से हार्मोन निकलेंगे। अब पीयूष ग्रंथि के द्वारा बहुत ज्यादा हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। तो यहाँ मैं बहुत सारे हार्मोन लिखूंगा। नाम देख के आपको डर लग सकता है कि इतने सारे नाम याद कैसे होंगे हमको, इतने सारे नाम देख देख के आप खुद डिप्रेशन में जा सकते हो कि कैसे होंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे ध्यान से समझते जाओ। सभी हार्मोन आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। वो अपने आप कैसे याद होंगे वो काम मेरा है, पर आप देख के शुरू में डरना मत। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक काम। तो अग्रपाली से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो सबसे पहले मैं अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन की बात देखता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अग्रपाली जो है इससे 6 हार्मोन निकलते हैं, अग्रपाली से 6 हार्मोन निकलते हैं। मिडिल लोब जो दिख रही है, इस मिडिल लोब से कितने हार्मोन निकलते हैं, 1 हार्मोन निकलता है। और जो पश्चपाली है, पोस्टीरियर लोब, इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझना है। तो उसे 6 हार्मोन निकल रहे हैं, इससे 1 हार्मोन निकल रहा है, इससे 2 हार्मोन निकल रहे हैं। अब बेसिकली और बात समझना, अगर हम ह्यूमन की बात करें, मनुष्य के बारे में बात करें, तो जो मनुष्य की पीयूष ग्रंथि होती है उसमें जो मिडिल लोब होता है ये मिडिल लोब नहीं होता। मतलब हम मनुष्य के अंदर की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो इसकी पीयूष ग्रंथि के अंदर मिडिल लोब नहीं होता। लेकिन मनुष्य के अलावा जो दूसरे जानवर है, इसकी पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड में मध्य लोब भी या मिडिल लोब भी पाया जाता है, इसलिए मैंने मिडिल लोब बना दिया। लेकिन हमारे अंदर, हमारे का मतलब मानव के अंदर नहीं पाया जाता। तो मानव के अंदर अगर हम देखें तो जो मध्यपाली से निकलने वाला जो 1 हार्मोन है, वो 1 हार्मोन भी कहां से निकलेगा, वो अग्रपाली से निकलेगा। तो ध्यान से समझना, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि
हमारी का मतलब ह्यूमन बीइंग की अग्रपाली से कितने हार्मोन निकलते हैं, तो आप कितने बोलोगे? 7। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी एग्जाम के अंदर या कभी किसी किताब में आपने पढ़ लिया मध्यपाली है तो मध्यपाली से एक ही हार्मोन निकलता है, और किसी एग्जाम में या किसी बुक्स में मध्यपाली नहीं दे रखी हो तो आप इसका मतलब ये मानना कि मिडिल लोब से निकलने वाला जो एक हार्मोन है वो कहां से निकलेगा? अग्रपाली में। इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पीयूष ग्रंथि के 2 ही भाग होते हैं, 2 ही पार्ट होते हैं, 2 ही लोब होते हैं, एक अग्रपाली एक पश्चपाली। तो अग्रपाली से कितने हार्मोन निकलेंगे? 7, और पश्चपाली से कितने हार्मोन निकलेंगे? 2। पर अगर कोई कहीं पर दे दे क्वेश्चन कि मिडिल लोब के अंदर कितने, मिडिल लोब से कितने हार्मोन निकलते हैं, तो 1। चलो देखते हैं ये चीज समझ में आ गई। अब कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो मैं एक हार्मोन का नाम लिख रहा हूं। जब मैं सभी हार्मोन का नाम लिखूंगा तो हो सकता है आप डिप्रेशन में जाओ। डिप्रेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने सारे नाम है आपके याद ही नहीं होंगे, देखना कैसे। मध्यपाली से देखते हैं पहले। मध्यपाली जो है इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है MSH। ये मैंने अभी केवल हार्मोन का नाम लिखा है MSH। चलो ठीक है, आप बोलोगे सर फुल फॉर्म बताओ, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, फुल फॉर्म में आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म आपको अभी बताऊंगा तो यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म रटनी पड़ेगी। जैसे ही हम मिडिल लोब या MSH हार्मोन पढ़ेंगे, जब मैं MSH हार्मोन पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप ही इसकी फुल फॉर्म समझ में आ जाएगी। तो क्यों ना हमें अभी MSH को यहाँ नहीं पढ़े, जैसे इसको पढ़ेंगे डिटेल में, जब मैं आपको बता दूंगा MSH को कहाँ पढ़ना है। चलो ठीक है, इसलिए मैं फुल फॉर्म लिख रहा, अभी आप याद रखना ये मध्यपाली से MSH हार्मोन निकल रहा है। पश्चपाली से अगर हम देखें तो पश्चपाली से 2 हार्मोन निकलेंगे, और जो 2 हार्मोन है उनके नाम क्या है? एक हार्मोन तो बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा, एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये इंग्लिश नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये पहला हार्मोन हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मेरे ख्याल से इन सब में से अगर हम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो कुछ याद हो या नहीं हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो जरूर याद कर लेना, प्री के लिए भी मेन के लिए भी। मेन के अंदर 50 वर्ड में ऑक्सीटोसिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे जो हार्मोन है, अभी बस नाम देखना है, दूसरा जो हार्मोन है इसका नाम है वेसोप्रेसिन। हालांकि ये वेसोप्रेसिन इंग्लिशी वर्ड है, वेसोप्रेसिन हार्मोन, और वेसोप्रेसिन को इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो वेसोप्रेसिन है इसका एक नाम और है, और जो इसका एक नाम है वो मैं लिख देता हूं, इसका एक और नाम है जिसका नाम है ADH। अब आप फिर बोलोगे सर ADH की फुल फॉर्म बता दो, तो फिर मैं बोलूंगा मैं ADH की फुल फॉर्म यहाँ नहीं बताऊंगा। कब बताऊंगा? जब ADH को पढ़ेंगे, जब इसकी फुल फॉर्म आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। तो जब फुल फॉर्म इसकी अपने आप ही याद हो रही है तो मैं अभी क्यों बताऊं? तो अभी बात समझना, पश्चपाली से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। मेरे ख्याल से इस पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीटोसिन, और उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट है, तो वेसोप्रेसिन। अक्सर इन दोनों में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे MSH हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, आगे ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे समझना। अब हम आते हैं अग्रपाली। तो अग्रपाली से कितने हार्मोन निकलेंगे? 6 हार्मोन। तो 6 हार्मोन कौन कौन से हैं वो आप नाम समझना। जो पहला हार्मोन निकलता है उसका मैं नाम बता रहा हूं। पहला हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। पहला हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, हिंदी में भी प्रोलैक्टिन ही लिखेंगे। तो ये हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। दूसरा हार्मोन अगर हम देखें तो दूसरा हार्मोन कौन सा होगा? दूसरा हार्मोन होगा GH। अब GH की फुल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि GH की फुल फॉर्म बहुत सिंपल ऐसे याद हो जाएगी आपको। तो जो GH है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और सभी को पता है ग्रोथ हार्मोन की हिंदी क्या होगी, तो ग्रोथ हार्मोन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? वृद्धि हार्मोन। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। तो हार्मोन निकलता है LH हार्मोन, फुल फॉर्म में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अपने आप ही याद हो जाएगी फुल फॉर्म जब पढ़ेंगे। और फोर्थ जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है FSH हार्मोन, फुल फॉर्म बाद में देखेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ हार्मोन निकलता है वो निकलता है TSH हार्मोन, TSH हार्मोन। और लास्ट जो 6 निकलता है, वो 6 हार्मोन जो निकलता है वो है ACTH हार्मोन, ACTH। फुल फॉर्म मैंने किसको भी नहीं बताया। मेरे ख्याल से इन सबको देख के आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आप सोचोगे सर इतने सारे हार्मोन कैसे याद होंगे, तो आपको पता तो लग गया। चलो मैंने लिख तो दिए, इतने सब हार्मोन आपको याद होंगे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आपको अपना आप याद होते हैं। अब मेरी बात समझना है, ऐसे फुल फॉर्म मैंने किसकी नहीं बताई, मैं आपको सब बताऊंगा। पर यहाँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो मैंने एग्जाम के हिसाब से आपको बता दी कि एग्जाम के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ये याद होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये भी इंपॉर्टेंट है मेन के लिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्री के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दो खैर करना ही है। प्री के हिसाब से प्रोलैक्टिन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम बात करें GH भी इंपॉर्टेंट है, ये सबके सब। और ये लास्ट के जो TSH और ACTH ये इंपॉर्टेंट है, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के हिसाब से तो, पर पढ़ना हमको सभी है। अब बात समझना, अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य का मतलब ह्यूमन बीइंग में MSH हार्मोन कहां से निकलता है, तो आप क्या बोलोगे? अग्रपाली से, क्योंकि मनुष्य में तो
मध्यपाली नहीं है ना, तो ये तो चीज समझ गए। अब यहाँ पर कुछ बात समझना, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। यहाँ पर मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ और वो कमेंट्स क्या है, उस कमेंट्स को थोड़ा ध्यान से समझना आप। इसके लिए हम ये वाला मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पूरा हार्मोन में आपको पीयूष ग्रंथि में नहीं पढ़ाने वाला, सभी के सभी हार्मोन, जैसे हमने पीयूष या पिट्यूटरी स्टार्ट कर दी, लेकिन सभी हार्मोन में यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ तब मजा आता है जब हम रिदम के अंदर पढ़े। तो इनमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिसको सही समय आने पर पढ़ाया जाए तो वो अच्छे से समझ में आएगा। और वो सही समय कब आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे बात समझना। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम अभी पढ़ेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन को अभी पढ़ेंगे, जीएच को अभी पढ़ेंगे, पर ये एलएच और ये जो एफएच है, ये दोनों हार्मोन को हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ब्लैक मार्कर का मतलब है इनको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो एलएच और एफएच जो है, एलएच और एफएसएच हार्मोन है, इसको हम पीयूष ग्रंथि में नहीं पढ़ेंगे। तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जब मैं जनन तंत्र पढ़ाऊंगा, जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम जनन तंत्र में पढ़ेंगे। और जनन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शन में मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे। याद है ना, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवेरी होती है। जब हम टेस्टिस और ओवेरी पढ़ेंगे, टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण, और ओवेरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो यहाँ पर रुकते हैं, बात धीरे धीरे समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत काम का डायग्राम है। एलएच और एफएसएच हार्मोन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जनन तंत्र में, रिप्रोडक्शन सिस्टम में, क्योंकि वहां अच्छे से समझ में आएगा। वहां इसकी फुल फॉर्म आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। वहां भी कहाँ पढ़ेंगे, जब हम वृषण और अंडाशय पढ़ेंगे, टेस्टिस और ओवरी पढ़ेंगे। चलो कहाँ पढ़ेंगे पता लग गया। अब आगे की बात समझना, इसको कहाँ पढ़ेंगे पता लग गया। उसके बाद आप आगे की चीज देखना, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, ये जो मार्कर चेंज कर लेते हैं, टीएसएच जो है इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं टीएसएच। अब टीएसएच पे बात समझना, टी के शुरू में अगर देखो तो टी आ रहा है ना, टीएसएच, टी का मतलब थायराइड, टी का मतलब थायराइड। तो जो टीएसएच है, इस हार्मोन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो कब पढ़ेंगे, टीएसएच हार्मोन को जस्ट पीयूष ग्रंथि के बाद में ये वाली ग्रंथि पढ़ाने वाला हूँ। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसको हम थायराइड ग्रंथि में पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में ज्यादा समझ में आएगा। नाम से पता चल रहा है टीएसएच में शुरू में टी आ रहा है, टी का मतलब थायराइड ग्लैंड, तो इसको थायराइड ग्लैंड में पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, ये भी पता लग गया। अब एसीटीएच देखते हैं, ये जो एसीटीएच है इसको कहाँ पढ़ेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जो एसीटीएच है, आप मुझे बताओ इस एसीटीएच के शुरू में क्या आ रहा है, ए, और ए से क्या बनता है, हमारी एड्रिनल ग्रंथि। तो जब मैं आपको एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम सब पढ़ते जाएंगे। एड्रिनल ग्रंथि याद है ना आपको, किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो इसको हम एड्रिनल ग्रंथि में पढ़ेंगे। देखो अगर मैं आपको यही सब पढ़ाऊंगा तो जहां तक मेरे ख्याल समझ में नहीं आएगा। साइंस से बहुत से लोगों को डर लगता है, वो पूरा डर खत्म हो जाएगा आपका। इसी कारण जिसको मैं बोलूं उसको वहीं पढ़ना है हमको। चलो ये समझ में आ गया। तो किसको हमको यहाँ पढ़ना है, प्रोलैक्टिन तो अभी पढ़ेंगे हम, जीएच अभी पढ़ेंगे, लेकिन एलएच और एफएचएच हम यहाँ पढ़ेंगे, टीएचएच थायराइड में पढ़ेंगे, और एड्रिनल का एसीटीएच कहाँ पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि में। अब एक और बच गया एमएसएच। ये जो एमएसएच आपको दिख रहा है, इसको भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। एमएसएच को कहां पढ़ेंगे, तो मैं लिख देता हूं, एमएसएच को हम कहां पढ़ेंगे, तो एमएसएच को हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि में। पीनियल ग्रंथि ना, ब्रेन में सबसे छोटी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, तो इसको हम पीनियल ग्रंथि में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, आप बोलोगे सर जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रहे हो तो यहीं पढ़ा दो ना सबको। तो मैं इसको बाद में इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि जब जब हम इसको अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आने वाले हैं सब। इसी कारण इनको सही समय आने पर हम पढ़ेंगे। बाकी जितने भी हार्मोन दिख रहे हैं आपको, उनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बताओ हम किसको किसको पढ़ने वाले, हम ऑक्सीटोसिन को यहीं पढ़ने वाले हैं, वेसोप्रेसिन को यहीं पढ़ने वाले हैं, प्रोलैक्टिन को यहीं पढ़ने वाले हैं, जीएच को यहीं पढ़ने वाले हैं। बाकी जितने भी हार्मोन है उसको हम कहीं और पढ़ेंगे, और कहाँ पढ़ेंगे वो मैंने लिख दिया है। अब बात समझना, इस तरह से लिखने से एक फायदा है, और वो फायदा क्या है, वो फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुनना। वो फायदा ये है कि सभी को पता है कि जो पीयूष ग्रंथि है, सभी को पता है कि जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि सभी को पता है, और ये भी मेरे ख्याल से सभी को पता है इसको मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं। तो आप बता दो मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है। चलो ठीक है, सभी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, ये बात भी समझ में आ गया। अब आगे की बात सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। क्या मास्टर ग्रंथि हमारे अंदर पाई जाने वाली जो 9 ग्रंथियां हैं, याद है ना 9 ग्रंथि पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है क्या। 9 ग्रंथियां कौन कौन से हो गए, एक बार जल्दी बोलना। तो ब्रेन के अंदर पीनियल पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर थायराइड, फिर पैराथायराइड ग्रंथि, यहाँ पर थाइमस ग्रंथि, नीचे आ जाओ तो अग्नाशय पेनक्रियास ग्रंथि, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, और लास्ट में
टेस्टिस, व्रेसन और मादा के अंदर कौन सा हो गया, ओवरी। तो मैं क्लियर आपको बता दूं, क्वेश्चन ये आ सकता है और आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ भी है। पीयूष ग्रंथि किन ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, सभी का कंट्रोल नहीं करती, पूरी 9 ग्रंथियों का कंट्रोल नहीं करती। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है पीयूष ग्रंथि किसका कंट्रोल करती है और किसका नहीं करती। आंसर इसी डायग्राम में छुपा हुआ है। अब देखना कैसे, जहां पर मैंने आपको बोला कि इस हार्मोन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहीं और पढ़ेंगे, इसका मतलब वो जितने भी पार्ट हैं वो उनका कंट्रोल करती है। कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एलएच और एफएचएच हार्मोन, ध्यान से समझना, एलएच और एफएचएच हार्मोन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहां पर पढ़ेंगे, इसको हम जनन तंत्र में पढ़ेंगे। और जनन तंत्र में कहां पढ़ेंगे, टेस्टिस और अंडाशय में। इसका मतलब ये हो गया कि पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कंट्रोल करती है, किसका भी कंट्रोल करती है, वृषण और अंडाशय। याद है ना आपको, वृषण और अंडाशय, टेस्टिस और ओवरी भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड थी। तो ये जो 2 एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनका कंट्रोल होता है किससे, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और पीयूष ग्रंथि कैसे कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि एलएच और एफएचएच हार्मोन निकाल के इसका कंट्रोल करती है। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड किन किन ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, तो इसका आंसर तो आप बोल देना पिट्यूटरी ग्लैंड पहला तो कंट्रोल करती है, वृषण का कंट्रोल तो करती है, ये वृषण का कंट्रोल करती है। वृषण को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस। दूसरा कंट्रोल किसका करती है, ओवरी का, और ओवरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंडाशय। समझ में आ रहा होगा आपका, इसका कंट्रोल करती है। कैसे करती है, एफएचएच और एलएच के द्वारा। चलो, पीयूष ग्रंथि और किसका कंट्रोल करती है, यहाँ पर टीएसएच लिखा हुआ है ना, तो पीयूष ग्रंथि टीएसएच निकालकर थायराइड ग्रंथि का कंट्रोल करती है। इसका मतलब थायराइड ग्रंथि भी कंट्रोल रहती है। तो पीयूष ग्रंथि किसका भी कंट्रोल करती है, थायराइड ग्रंथि का भी कंट्रोल करती है। और आप खुद बता दो, यहाँ पर एसीटीएच लिखा हुआ है ना, एसीटीएच का मतलब ए, तो पीयूष ग्रंथि एसीटीएच हार्मोन निकाल के किसका भी कंट्रोल करती है, एड्रिनल ग्रंथि का भी कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब पीयूष ग्रंथि किसका भी कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, एड्रिनल ग्रंथि का भी नियंत्रण करती है। और पीयूष ग्रंथि एमएसएच हार्मोन, इस एमएसएच हार्मोन को कहां पढ़ेंगे, पीनल ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड एमएसएच हार्मोन निकाल के किसका कंट्रोल करती है, पीनियल ग्रंथि का। इसका मतलब पीयूष ग्रंथि किसका भी कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि पीनियल ग्रंथि का भी कंट्रोल करती है। और कहीं नहीं आ रहा, इसको हम पढ़ेंगे बाकी सबको। इसका मतलब ये हो गया, हमारी पीयूष ग्रंथि केवल 5 ही ग्रंथियों का, 5 ग्लैंड का नियंत्रण करती है, बाकी ग्रंथियों का नियंत्रण नहीं करती। तो क्वेश्चन आ जाए प्री के अंदर, आईएएस के अंदर क्वेश्चन आ भी रखा है कि पीयूष ग्रंथि निम्न में से किसका कंट्रोल नहीं करती। तो इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देंगे और बाकी जो ऑप्शन है उसका कंट्रोल नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे किसका कंट्रोल नहीं करता। जैसे अग्नाशय ग्रंथि है, तो आप मैं अगर आपसे पूछूं कि अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्रंथि का क्या कंट्रोल पीयूष ग्रंथि कर रही है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, अग्नाशय ग्रंथि का कंट्रोल पीयूष ग्रंथि करती नहीं। और अगर करती होती तो अग्नाशय या पेनक्रियास को तो हमने पूरा पढ़ लिया ना। आप बताना कहीं कंट्रोल हुआ पीयूष का, कहीं नहीं हुआ। तो अग्नाशय ग्रंथि पर कंट्रोल पीयूष ग्रंथि नहीं करती। तो किस पर कंट्रोल करती है, किस पर नहीं करती मैंने आपको बता दिया। अब जो चीज मैंने लिखी है कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको तो हम वहीं पढ़ लेंगे। जैसे मैंने बता दिया, कहाँ एलएच एफएच को हम यहाँ पढ़ेंगे, टीएसएच को थायराइड में पढ़ेंगे, एसीटीएच को वहां पढ़ेंगे। अब बाकी जो चीजें है उनको हम यहीं पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अब इसमें भी शुरू में कहीं और कोर्स से करूंगा, जैसे कैसे, तो आप सुनना। सबसे पहले शुरू जो है वो मैं इसको करूंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रोलेक्टिन पढ़ाऊंगा, और प्रोलेक्टिन के बाद सीधा मैं आपको कहां पर ले जाऊंगा, ऑक्सीटोसिन पे। तो बहुत से लोग ये सोचेंगे सर प्रोलेक्टिन पहले पढ़ाओगे तो फिर जीएच पढ़ा दो ना, फिर इधर चल जाना आप। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, प्रोलेक्टिन नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, ऑक्सीटोसिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, वेसोप्रेसिन, और उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, ग्रोथ हार्मोन। तो पहले नंबर पर हम ये पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर हम ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पर हम ये पढ़ेंगे, और फोर्थ नंबर पर हम ये पढ़ेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, साइंस को रिदम में पढ़ना जरूरी है। रिदम का मतलब जो कंसेप्ट छोटे होते हैं उनको पहले पढ़ लो, फिर उस कंसेप्ट से कोई चीज लिंक आ रही है तो उसको बाद में पढ़ लो। तो जैसे जैसे हम पहले छोटे छोटे कंसेप्ट सीखेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े कंसेप्ट सीखेंगे, तो सब चीजें समझ में आएगी। डायरेक्ट मैं आपको सीधे बड़े कंसेप्ट पे लेके आ जाऊंगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोलेक्टिन, उसके बाद पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन, उसके बाद पढ़ते हैं वेसोप्रेसिन, उसके बाद पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन, और बाकी हार्मोन जहां लिखा हुआ है इसको वहां पढ़ेंगे। तो चीजें समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं हम, कौन सा हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो वहां पर लिख देते हैं हम प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये प्रोलेक्टिन हार्मोन है। तो बात समझना प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और वो चीज क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर इसको आप सही से देख रहे हो तो इसके नाम में लेक्ट वर्ड आ रहा है, इसके नाम के अंदर लेक्ट वर्ड आ रहा है, मेरा लेक्ट, और लेक्ट को हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब मेरी बात सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी वर्ड में अगर लेक्ट वर्ड आ जाए, किसी भी वर्ड में अगर लेक्ट शब्द आ जाए, तो जो लेक्ट है
इस लैक का मतलब होता है दूध, लैक का मतलब होता है दूध, बहुत बार आएगा, दूध या दुग्ध जो भी आप बोलते हो, दूध। तो कहीं भी साइंस में लेक वर्ड आया तो लेक का मतलब होता है दूध। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा एक नाम लैक्टोमीटर। अभी इलेक्ट्रोमीटर इतना तो समझ में आ गया, लैक्टो का मतलब दूध, अभी मीटर क्या है, तो इस मीटर का मतलब भी देख लेते हैं। साइंस में कहीं भी अगर कहीं भी किसी वर्ड के लास्ट में बोल रहा हूं तो यहाँ डेस लगा देता हूं और यहाँ ऐसे लगा देता हूं। डेस क्यों लगाया, क्योंकि मीटर लास्ट में आ रहा होगा और डेस का मतलब इससे पहले कोई वर्ड आ रहा होगा। तो साइंस में अगर कहीं भी किसी वर्ड के लास्ट में मीटर आ जाए तो मीटर का मतलब होता है नापने वाला उपकरण, मापने या नापने वाला उपकरण, नापने वाला यंत्र। यंत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट। तो कहीं भी मीटर आ जाए, जैसे आपने सुना होगा बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर, पता नहीं कौन कौन से मीटर होते हैं, जितने भी मीटर है सब नापेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ भी मीटर आया तो आप बता देना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो गया। लैक्टोमीटर क्या करता है, तो आपको खुद को पता लग गया। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसको नापेगा, दूध को, दूध की शुद्धता को नापेगा। तो दूध को नापने में काम आता है, ये चीज पता लग गया। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे तो धीरे धीरे मैं सब समझाता रहूंगा आपको। तो इतना पता लग गया, लैक का मतलब दूध होता है। अब आगे की बात समझना, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लैक का मतलब तो आपको पता लग ही गया क्या आ रहा है, दूध। अब धीरे धीरे समझना जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये करता क्या है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका कोई ना कोई कनेक्शन, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसका कोई ना कोई कनेक्शन दूध से जरूर है। तो दूध से कैसे जरूरी है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक वर्ड, गर्भावस्था के बाद। और गर्भावस्था को सभी को पता ना, गर्भावस्था को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था के बाद आप सभी को पता ना, प्रेगनेंसी जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने का समय होता है, 9 महीने के समय तक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है। तो जैसे ही गर्भावस्था पूरी होती है, गर्भावस्था पूरी होने का मतलब है इस मादा ने बच्चे को पैदा कर दिया, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बाहर आ गया। तो जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है, गर्भावस्था पूरी हो जाती है तो आगे की बात समझना, तो हमारी पीयूष ग्रंथि इस हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है, इस हार्मोन का निर्माण करना शुरू कर देती है और हमारे अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि पीयूष ग्रंथि प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालती तो है, लेकिन पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन को हमेशा नहीं निकालती। प्रोलैक्टिन हार्मोन को केवल पीयूष ग्रंथि कब निकालेगी, गर्भावस्था के जस्ट बाद। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो गर्भावस्था के बाद निकालती है तो पता लग गया प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलना शुरू। और जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलना शुरू होगा तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, ये फीमेल के अंदर, अगर हम फीमेल के अंदर देखें तो फीमेल जो है, इस फीमेल के अंदर ब्रेस्ट पाए जाते हैं। फीमेल जो है इस फीमेल के अंदर, मादा के अंदर ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तन पाए जाते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, लेक का मतलब दूध आ रहा है तो इसका मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन का कोई ना कोई चक्कर होगा, किससे चक्कर होगा, दूध से। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, गर्भावस्था के बाद ये वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मादा के स्तन में, मादा के ब्रेस्ट में, फीमेल के ब्रेस्ट में दूध का निर्माण कराता है, ये दूध का निर्माण कराता है। तो ये दूध है। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हमेशा नहीं निकलेगा, केवल गर्भावस्था के बाद निकलेगा। और क्या करेगा निकल के, ये दूध का निर्माण करवाएगा। तो दूध बनवा रहा है, और दूध बनवा रहा है, बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन। और हिंदी में इसे हम लिखें तो हम क्या बोलेंगे, दूध निर्माण। यहाँ पर एक बात क्लियर ध्यान से समझना, दूध को बाहर नहीं निकलवा रहा है स्तन से, दूध बना रहा है केवल। कहाँ बनवा रहा है, स्तन के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर दूध बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसी कारण दूध जो है वो केवल गर्भावस्था के बाद बनता है, क्योंकि हार्मोन निकलता है गर्भावस्था के बाद। और कब तक ये बनवाता रहेगा, ये लगभग गर्भावस्था के 6 से 8 महीने तक बनवाता रहेगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है कब, निकलता है गर्भावस्था के बाद निकलता है। कब तक निकलेगा, ऐसा थोड़ी अब गर्भावस्था कोई तो हमेशा निकलता रहेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन 6 से 8 महीने निकलता है। तो दूध कब तक निकलेगा, 6 से 8 महीने तक। वो एक अलग बात है कि इसमें 2-3 महीने आगे 2-3 महीने पीछे हो जाए, वो एक अलग बात है। चलो दूध का निर्माण हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्यों दूध का निर्माण क्यों करा, प्रोलैक्टिन हार्मोन को गर्भावस्था के बाद निकलने की क्या जरूरत आ गई। तो गर्भावस्था के बाद निकलेगा तो दूध बनाएगा, और दूध बनाने की जरूरत इसलिए आ गई ताकि इस दूध को, जो अभी बच्चा है, अब वो बच्चा आके तो खाना तो खाएगा नहीं ना, कि आते खाना खाना शुरू कर देगा। तो इस दूध को बनाने का पर्पज ये ताकि इस दूध को बच्चा पी सके, क्योंकि जो बच्चे का न्यूट्रिशन होता है वो माँ का दूध होता है। इसी कारण हमको दूध बनाने की जरूरत पड़ेगी, दूध का निर्माण करता है। समझ में आ गया होगा आपके बात। क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण कराता है। ध्यान रखना, बाहर नहीं निकलवा रहा, दूध को बनवा रहा है बस, दूध का निर्माण करता है।
इसी कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम एक नाम से और जानते हैं, और वो क्या है, दुग्ध निर्माण हार्मोन। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। तो क्वेश्चन आ जाए दुग्ध निर्माण हार्मोन या प्रोलैक्टिन, सॉरी दुग्ध निर्माण हार्मोन या मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन किसको बोलते हैं, तो आप आंसर दे देना प्रोलैक्टिन हार्मोन। कब निकलता है, गर्भावस्था के बाद निकलेगा। कब तक निकलेगा, 6 से 8 महीने तक निकलेगा। और ये किसका निर्माण करेगा, दूध का निर्माण करेगा। दूध बाहर नहीं आ रहा अभी तक, दूध को बाहर लेके आने वाला कोई दूसरा हार्मोन होता है, वो कौन सा हार्मोन है वो हम देख लेंगे। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि में कौन सी पाली से, अग्रपाली से, एंटीरियर लोब से। चलो आगे करते हैं, ये काम हमारा पूरा हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, मैंने कहा था प्रोलैक्टिन पढ़ लेंगे, फिर कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन। तो हम पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, इसको हम थोड़ा समझने की, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ऑक्सीटोसिन के ऊपर आप सभी को 50 वर्ड आने चाहिए। देखते हैं क्या आप 50 वर्ड तक पहुंच जाओगे, क्या 50 शब्दों तक पहुंच जाओगे क्या। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात आपको खुद को पता है, ये लिख देना, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्या लिख देना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से निकलता है, ये पश्चपाली से निकलता है। पश्चपाली का मतलब पोस्चर लोब से निकलता है। ये तो सबको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, क्या होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा। तो ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बाद डायरेक्ट मैंने इसको उठा लिया ना, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इसको थोड़ा समझना। यह हार्मोन क्या करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, यह हार्मोन क्या करेगा गर्भावस्था के बाद, गर्भावस्था का मतलब प्रेगनेंसी के बाद, गर्भावस्था के बाद। और अभी मैंने आपको पढ़ाया गर्भावस्था के बाद जो माता के स्तन होते हैं, फीमेल जो होती है, इसके अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं, इसके अंदर दूध बन गया था ना, इसके अंदर दूध बन गया था। और आप बताना दूध किसने बनाया था, दूध तो प्रोलैक्टिन, ये दूध बन गया था। और ये दूध बनाया किसने था, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने बनाया था। तो अब सुनना बात क्या होता है, दूध का बनना ही काफी नहीं होता, दूध का बनना ही काफी नहीं होता, इस दूध को बाहर निकालना भी जरूरी होता है, ताकि इस दूध को बच्चा पी सके। तो दूध बनाने का काम करा था प्रोलैक्टिन, अब दूध को बाहर भी निकालना है। अब बाहर निकालना है तो बाहर निकालो, तो दूध को बाहर भी निकालते हैं। तो ये दूध बाहर निकल रहा है, ये दूध बाहर निकल रहा है। तो दूध का बनना एक अलग बात है, दूध का बाहर निकलना एक अलग बात है। तो बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने का मतलब स्त्राव हो रहा है। किसका स्त्राव हो रहा है, दूध का स्त्राव हो रहा है ना। और दूध के स्त्राव को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मिल्क सिक्रेशन। इंग्लिश में हम बोलेंगे मिल्क सिक्रेशन। तो यहां पर मैं क्या बात बोल रहा हूं, आपको इस बात को समझना कि दूध बना कोई और रहा था गर्भावस्था के बाद, पर दूध को बाहर कोई और निकलवा रहा है। हालांकि वो कब निकलेगा, गर्भावस्था के बाद ही निकलेगा। तो बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने का काम, ये जो बाहर निकल रहा है, इसको बाहर निकलने का काम कौन करेगा, हमारा ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही वो हार्मोन है जो गर्भावस्था के बाद माता के स्तन से दूध को बाहर निकलवाता है, और इस दूध को बच्चा पी सकता है, क्योंकि बाहर निकलवा रहा है। इसी कारण ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, दुग्ध या दूध स्त्रावी हार्मोन। और इंग्लिश में आप बताओ, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन। इंग्लिश में से बोलेंगे मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन। तो क्वेश्चन आ जाए, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो चीज समझ में आगे होगी ये बात। आगे चलते पर काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब ये दूध को बाहर निकलवा रहा है, ये तो चीज समझ में आ गई, दूध को बाहर निकलवा रहा है। तो यहां से हम एक चीज समझते हैं, और वो चीज क्या है, आपने मवेशी का नाम सुना होगा, मवेशी होते हैं ना, गाय भैंस बकरी। मवेशी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैटल्स, कैटल्स बोलते हैं। गाय भैंस बकरी जो होते हैं ये दूध बनाते हैं। तो जानवर जो होते हैं, मतलब ये जो गाय भैंस बकरी होते हैं, इनसे ज्यादा दूध निकलवाना है हमको बाहर। मान लो आपने गाय वाय पाल रखी है, तो आपको ज्यादा दूध निकलवाना है बाहर, ताकि आप इसको बेच के ज्यादा पैसा कमा सको। तो जानवरों के कौन सा इंजेक्शन को लगाया जाता है कि ताकि वो दूध ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाले, तो उसका आंसर आएगा ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, मवेशी में इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, लगाया जाता है। आप बताना किसका लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। क्यों लगाया जाता है, ताकि जैसे इंजेक्शन लगेगा दूध ज्यादा आएगा ना बाहर, और दूध ज्यादा बाहर आएगा तो वो दूध को है तो खुद ज्यादा पी लेंगे, बेच देंगे, और ज्यादा पैसा आ जाएगा उनके पास। समझ रहे हो बात। तो क्वेश्चन आ सकता है, कैटल्स में किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है कि ताकि दूध बाहर आ सके। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑक्सीटोसिन। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो एक बात तो हमने ये समझ ली इसकी, दूसरी बात हमने ये समझ ली। अब आगे की बात और समझना। ये दो बात तो समझ में आ गई, तीसरी बात को हम समझते हैं। और तीसरी बात जो है
इसको इस कलर से समझ लेते हैं। थर्ड बात समझना आप, और थर्ड क्या है, फलों का नाम सुना होगा आपने, फलों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रूट। अब फल फल होता है और हम हमें मतलब क्या है, तो सुनना, आपको पता है फल का एक टाइम होता है, हर फल पूरे साल नहीं होता, हर फल का अपना एक टाइम होता है, ये सभी को पता है ना। अब आजकल क्या होता है आपको पता है, कोई भी फल पूरे साल भर ही मिल जाता है, आप किसी भी फल को पूरे साल भर ही ले आओ, क्योंकि फल जो है ये आ तो जाते हैं, लेकिन ये पक नहीं पाते पूरे, इसी कारण इनको पूरे साल यूज नहीं करते। लेकिन अब आजकल क्या होने लग गया, फल जो होते हैं उनको तोड़ते हैं और उनको हम डायरेक्टली खुद ही पका देते हैं। पकाने का मतलब क्या होता है, राइपनिंग। तो अब यहाँ पर एक बात सुनना, आजकल इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज क्या किया जा रहा है, जो फल है, फल जो होते हैं उनको, फलों को पकाने में काम किया जा रहा है, ताकि फल जल्दी पक जाए। बने फल किसी पेड़ पर लटके हुए थे और हमने तोड़ा, अब पके तो है नहीं वो, तो हम इंजेक्शन लगाएंगे और वो पक जाएंगे और मार्केट में बेच देंगे। इसी कारण आजकल बहुत सारे फल पूरे साल भर ही आ जाते हैं। तो फलों को पकाने में इसका यूज किया जा रहा है, और फलों को पकाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो क्वेश्चन आ जाए फलों को पकाने में किसका यूज किया जाता है, तो मैं आंसर दूंगा आपको, पहले सुनना। देखो मेरी एक बात समझना, फल जो होता है, फ्रूट जो होता है वो प्लांट से निकलता है, पेड़ पौधों से निकलता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे अंदर से निकलता है। तो फलों की चीज को मतलब प्लांट की कोई चीज है तो उसके साथ आप प्लांट की चीजें डालो ना, और हमारे अंदर जो मनुष्य की चीज उसको मनुष्य में डालो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, फलों को पकाना था तो आप प्लांट वाली चीज यूज करते ना, फलों को पकाने के लिए आप इंसानों वाली चीज को यूज कर रहे हो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो हमारे अंदर निकल रहा है ना, मानव के अंदर निकल रहा है। जैसे फलों को पकाने के लिए आपको पता है एथिलीन एसिटिलीन का नाम सुना होगा आपने, वो हार्मोन यूज किया जाता है। फलों को पकाने के लिए प्लांट हार्मोन का यूज करना चाहिए, ऐसे हार्मोन जो प्लांट में पाया जाता है उनका यूज करना चाहिए, और कर भी रहे हैं खैर। लेकिन अब क्या करने लग गए हम, फलों को पकाने के लिए ह्यूमन के हार्मोन का यूज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि हमारे हार्मोन जो है वो हमारे अंदर लगाने चाहिए, अब तो पेड़ पौधों में लगा रहे हैं, तो बात गलत है, पर फिर भी इसका यूज किया जा रहा है फलों को पकाने में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पक गए फल। अब बात समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ध्यान से सुनते रहना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका काम आप बताना क्या है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका काम है दूध को बाहर निकलवाना, दूध को बाहर निकलवाना। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना, दूध को कौन बाहर निकलवाता है, नर निकलता है या मादा निकालती है? तो दूध को बनाने का काम तो फीमेल का ही है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत केवल फीमेल को है, नर को इसकी जरूरत नहीं है। इसी कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन केवल और केवल, मुख्यतः ये केवल किस में निकलता है, ये केवल फीमेल में निकलता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मादा में ही ज्यादा पाया जाता है, नर में बहुत कम पाया जाता है। मादा को इंग्लिश में फीमेल बोलते हैं, नर को इंग्लिश में मेल बोलते हैं। तो ये मादा में ही ज्यादा पाया जाता है, नर में होता है ना के बराबर, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि नर में इसकी जरूरत ही नहीं है, और है तो बहुत कम है, क्योंकि इसका काम दूध को बाहर निकलवाना है। अब दूध को बाहर नर क्या करेगा, निकलवा के। तो समझ रहे बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब आगे की बात सुनना, ये बात भी चीज समझ में आ गई, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना। अब बात, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बोला है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर, और अगर क्वेश्चन का जवाब दे पाओ आप तो बहुत अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनना, क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन नर में पाया जाता है? क्या आपका आंसर आएगा सर नर में पाया जाता है, बहुत कम। चलो ठीक है, क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में पाया जाता है? क्या आपका आंसर आएगा हाँ सर फीमेल में पाया जाता है। मेरा आगे का क्वेश्चन, क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में हमेशा पाया जाता है? क्या हमेशा का मतलब हमेशा, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में पाया जाता है पर हमेशा नहीं पाया जाता। ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में गर्भावस्था के बाद वाले टाइम पर ही निकलता है। इसका मतलब ऐसी फीमेल जो यंग है, जो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसमें ऑक्सीटोसिन क्यों निकलेगा? और ऐसी फीमेल जो जिसने बच्चा पैदा करा और बच्चा पैदा करने के 1-2 साल हो गए उसमें भी नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीटोसिन नर में तो निकलता ही नहीं है, फीमेल में निकलेगा, वो भी एक स्पेशल टाइम के अंदर। समझ रहे हो बात? लेकिन अब क्या हो गया, अब सुनना मेरी बात। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है जानवरों के अंदर, दूध ज्यादा निकल जाए। तो अब आप मुझे बताना, जो आप दूध पी रहे हो, किसका दूध पी रहे हो आप? भैंस का पियोगे, गाय का पियोगे? तो आप मुझे बताना, उस दूध के अंदर तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगे हुए हैं ना, तो ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन किसमें मिल जाएगा? उस दूध में मिला हुआ है, चाहे आप गाय का पियो चाहे भैंस का पियो। ठीक इसी प्रकार से आप फल खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, और फ्रूट में किसके इंजेक्शन लगे हुए हैं? ऑक्सीटोसिन के। अब फ्रूट और दूध तो पूरे साल भर ही पीते हो ना आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मवेशियों के दूध को पीने से, मवेशियों के दूध को पीने से और इन फलों को खाने से क्या होगा, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आपके अंदर पहुंच जाएगा। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आपके अंदर पहुंच जाएगा। किसके अंदर आ गया? आपके अंदर आ गया। नर में तो पाया नहीं जाता था ऑक्सीटोसिन, अब नर के अंदर भी आ गया। कैसे आया? दूध पीता था नर बहुत सारा,
और फल भी बहुत खाता था। अब फीमेल में भी आ रहा है, फीमेल में भी कैसे आ रहा है? इनको खाने से। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब हमारे अंदर आने लग गया। और कब आने लग गया? पूरे साल भर ही हमेशा आने लग गया। और आप बहुत ज्यादा दूध पियोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा फल खाओगे तो बहुत ज्यादा आएगा। चलो ठीक है, आ गया हमारे अंदर। अब क्या होगा? ये जो दूध से ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ रहा है और ये जो फलों को खाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे अंदर आ गया, ये क्या करेगा? अब सुनना, जिस हार्मोन की जरूरत हमारे अंदर है ही नहीं वो हार्मोन हमारे अंदर आ गया। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत पूरे साल भर होती हमको, या नर को भी होती, तो नर में ऑलरेडी पहले निकल चुका होता, पर जरूरत ही नहीं थी। तो अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? ये हमारे अंदर आ गया, लड़कों में भी आ गया और लड़कियों में भी आ गया। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब हमारे अंदर आके क्या करेगा? तो आप बता दो क्या करेगा? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे अंदर आके कैंसर, कैंसर का नाम सुना होगा आपने, कैंसर, डिप्रेशन, डिप्रेशन का नाम, डिप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तनाव। कैंसर, डिप्रेशन, इरिटेशन, इरिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़चिड़ापन। इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ापन। और सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, आत्महत्या करने, सुसाइडल टेंडेंसी। तो कैंसर करेगा, कैंसर तो कैंसर होता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब तनाव। और ये क्या है? इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ापन। और ये क्या लिखा हुआ है? सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति। इसी कारण आजकल गाय भैंस बकरियों का दूध पीने से, वो वाला दूध जिसमें इंजेक्शन लगे हुए थे, और इन फलों को खाने से आजकल कैंसर, डिप्रेशन, इरिटेशन के चांस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार को बैन लगा देना चाहिए। किस पर बैन लगा देना चाहिए? गाय भैंस बकरी जो भी होते हैं इनके इंजेक्शन ना लगाएं ऑक्सीटोसिन के, और फलों को पकाने में ऑक्सीटोसिन का यूज ना किए जाए, क्योंकि अगर यूज करेंगे तो ये हो रहा है, और ये इंडिया में आजकल हो भी रहा है बहुत। तो चीज समझ में आ गई? तो आपको दूध पीना तो पियो, पर ऐसी जगह से दूध लेके आओ जहां पर इंजेक्शन नहीं लगाए जाते ऑक्सीटोसिन के। समझ में आ गई होगी बात? चलो ठीक है। और ऐसे फल खाओ जहां पर, समझ रहे हो आप बात, जहां पर इंजेक्शन नहीं लगाए। पर आजकल मेरे ख्याल से सभी फल जो होते हैं वो इंजेक्शन से लगाए हुए आते हैं। इसी कारण आजकल फलों को खाना भी नुकसानदायक हो गया। जितना फायदा करते हैं उससे ज्यादा तो नुकसान कर देगा। कैंसर हो गया तो। चलो ये 3 हो गए आपके। अब आगे ऑक्सीटोसिन खत्म नहीं हुआ, ऑक्सीटोसिन तो अभी चलेगा। चलो 3 हो गए। अब हम और आगे चलते हैं, और हम और आगे क्या करते हैं? फोर्थ बात। तो जो फोर्थ बात है उसको थोड़ा समझना। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये भावुकता, भावुकता का मतलब होता है ना इमोशन, भावुकता का मतलब इमोशन। कोई रो रहा है तो उसको देख के रो देना, उसको बोलते हैं ना भावुकता। तो ये भावुकता, प्यार, प्यार का मतलब लव, इसके लिए जिम्मेदार होता है। मतलब बात समझना, मेरे कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन भावुक बनाता है हमको, भावुक का मतलब इमोशन। तो आप मुझे बताना, लड़कियां ज्यादा भावुक होगी या लड़के ज्यादा भावुक होंगे? आप बताना। ये हार्मोन लड़कों में तो बहुत ही कम पाया जाता है, लड़कों में तो बहुत ही कम पाता है, लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण लड़कियां ज्यादा भावुक है, ज्यादा इमोशन होती है किसके कंपेयर में? नर के कंपेयर में। समझ रहे हो बात? तो नर तो भावुक होते नहीं, और होते भी तो बहुत कम होते, क्योंकि नर के अंदर ऑक्सीटोसिन निकलता है बहुत कम है। और लड़कियां ज्यादा भावुक होती है। भावुक का मतलब कोई रो रहा है तो खुद भी रो देगी। चलो ये चीज समझ में आ रहा है आपके बात? अब ये प्यार, तो भावुक तो समझ में आ गया। यहाँ पर प्यार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्यार का मतलब क्या है तो समझना। जब नर और मादा आपस में पास पास होते हैं, जब नर और मादा आपस में आपस पास पास होते हैं, और उनमें कोई अगर प्यार की कोई चीज चल रही थी, तो उस समय नर और मादा में, नर और मादा दोनों की बात कर रहा हूँ, उन दोनों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा निकलने लग जाता है। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पहले मैंने आपको बता दिया था, नर में तो है ही नहीं, कम कम है। फीमेल में भी हमेशा नहीं है, जब प्रेग्नेंट होगी जब है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नर और मादा के अंदर, नर और मादा के अंदर कोई लविंग मूवमेंट हो रहा है, तो उस समय नर और मादा दोनों में थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, और वो उनके प्यार के मूवमेंट को और बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्यार के समय बढ़ जाता है। इसी कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, और वो नाम से कौन से जानते हैं? लविंग हार्मोन, या लव का हार्मोन बोल दो, लविंग हार्मोन। तो क्वेश्चन आ जाए, लविंग हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ठीक है। भावुकता का हार्मोन किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता लग गया फीमेल क्यों ज्यादा भावुक होती है। अब आगे की बात और समझना। तो हमने कितनी चीज पढ़ ली? 4। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, आगे की काम और बात समझो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मैंने पहले कहा था इंपॉर्टेंट है। पर इन सबको लिख के आप आराम से 50 वर्ड तक पहुंच जाओगे। तो हम आगे आगे की चीज समझते हैं, और आगे की चीज मार्कर चेंज कर लेते हैं, और आते हैं हम 5th पर। और जो 5th बात है, उस 5th बात को समझना। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो ऑक्सीटोसिन का, वो तो यही है। और वो क्या काम है तो मैं आपको बता रहा हूँ, 5th वाली बात। तो 5th वाली बात, आपने गर्भाशय का नाम सुना होगा। गर्भाशय जो है, इस गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं। और मेरे ख्याल से, मैं पढ़ाऊंगा खैर आपको आगे जाके, मेरे ख्याल से सभी को पता है कि गर्भाशय फीमेल में पाया जाता है, नर में नहीं होता। ये तो सभी को पता है ना। गर्भाशय को गर्भाशय क्यों बोलते हैं? तोड़ दो इसको, गर्भ प्लस आश्रय, गर्भ प्लस आश्रय। मेरी हिंदी सही नहीं है, तो हिंदी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, वो आप देख लेना है ना, क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो गर्भ प्लस आश्रय, आश्रय किसे कहते हैं?
आश्रय का मतलब क्या होता है? घर। जहां पर हमको आश्रय का मतलब घर, और गर्भ का मतलब क्या होता है? बच्चा। ये तो पता है ना, ऐसा बच्चा जो माँ के पेट के अंदर पल रहा होता है उसको ही तो बोलते हैं गर्भ। तो नाम से पता चल रहा है बच्चे का घर, बच्चे का घर का मतलब गर्भाशय। तो गर्भाशय मादा में पाया जाने वाला वो अंग है जिसमें मादा 9 महीने तक अपने बच्चों को पालती है। तो सभी को पता लग गया गर्भाशय के अंदर कौन होता है? बच्चा होता है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो तो। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, बोर्ड पे जगह कम है तो ये जो 5वीं वाली बात है, इस 5वीं वाली बात को हम आगे वाले पेज पे करते हैं। आगे वाले पेज पर हम 5वीं बात को करते हैं और फिर सबको मिला के आप ऑक्सीटोसिन कर ही लोगे। तो चीज पता लग गया आपको। पहला काम क्या होगा? दूध को बाहर निकल आएगा, मवेशी में लगाया जाता है, फलों को पकाने में यूज किया जाता है। और आजकल इस तरह से ये होने लग गया, भावुकता प्यार के लिए जिम्मेदार होता है। और गर्भाशय वाली बात को हम पढ़ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाले पेज पर हम समझते हैं ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम गर्भाशय बना देते हैं। खैर गर्भाशय को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये मैंने फीमेल में पाए जाने वाला गर्भाशय पढ़ा दिया, ये गर्भाशय। और गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूट्रस। यूट्रस की शेप देखो आप कैसी है, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड है और नीचे से थोड़ा नेरो है। नेरो का मतलब नेरो। अब बात समझना, मान लेते हैं फीमेल है और ये फीमेल प्रेग्नेंट है, ये फीमेल प्रेग्नेंट है। अब मुझे बताओ, अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट है तो इसके अंदर बच्चा होगा, इसके अंदर बच्चा है। फीमेल प्रेग्नेंट है तो ये फीमेल जो प्रेग्नेंट है इसके अंदर ही बच्चा है, ये बच्चा है। और ये बच्चा बाहर निकल रहा है, आपको पता होगा। तो बच्चा सामान्यतः मादा के अंदर ऐसा रखा रहता है, यूट्रस के, कि इसका सर नीचे होता है और पांव ऊपर होता है। अब बात समझना, चलो ये भी बात समझ में आ गई, ये बच्चा है और ये बाहर निकलने को तैयार है। अब ये जो बच्चा है ये गर्भाशय में तो है, पर ये गर्भाशय से जुड़ा रहता है, यूट्रस से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? तो एक हल्की सी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये सुनना। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ बना देते हैं, ये इसका धीरे धीरे समझना बात। और यहाँ पर एक काम और कर देते हैं, कौन से इससे कर देते हैं। तो ये हमारी पूरी संरचना हो गया। अभी जो बच्चा है, ये बच्चा जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है आप बताना? बच्चा जुड़ा हुआ है किससे? गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। गर्भाशय में किससे जुड़ा हुआ है? तो धीरे धीरे ये बच्चा है, ये गर्भाशय, गर्भाशय में इस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो संरचना है धीरे धीरे एक एक करके समझना। ये जो संरचना दिख रही है आपको इस वाली से, इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये बच्चा माँ के पेट से जुड़ा हुआ है या माँ के गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो संरचना है, पहले तो इसको मैं बता देता हूँ, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं अपरा। हालांकि प्लेसेंटा नाम इंग्लिश में ज्यादा फेमस है, तो प्लेसेंटा बोल दो या अपरा बोल दो। प्लेसेंटा या अपरा बोल दिया, हिंदी में भी इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये प्लेसेंटा या अपरा हो गया। अब आगे की बात सुनना है, प्लेसेंटा या अपरा हो गया। अब आगे क्या होगा? ये जो संरचना दिख रही है, एक थोड़ा धागेनुमा संरचना, वायर के रूप में, इसको भी बोलते हैं। खैर ये आपके लेवल पर ज्यादा हो जाएगा, इसे अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। ये आपके लेवल पर ज्यादा है, इसको छोड़ना, अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। और इसको हिंदी में शायद कोई नाभि रज्जु बोलते हैं, मुझे हिंदी नहीं पता इसकी, नाभि रज्जु या कुछ है। आप तो बेसिक चीज एक काम याद रखो, ये बच्चा गर्भाशय में रहता है, 9 महीने तक रहता है, जुड़ा रहता है, माँ से जुड़ा रहता है। माँ में कहां से जुड़ा रहता है? गर्भाशय में जुड़ा रहता है। गर्भाशय किससे जुड़ा रहता है? इससे। इसका मतलब किससे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब अपरा से जुड़ा रहता है। एक बात मैं और क्लियर आपको बता दूं, और वो बात क्लियर क्या है? अगर ये ज्वाइंट, ये प्लेसेंटा का इस प्लेसेंटा का 9 महीने तक जुड़ा, 9 महीने तक बना रहना जरूरी है। अगर ये प्लेसेंटा 9 महीने के बीच में कहीं भी टूट गया तो बच्चा भी बाहर निकल जाएगा। बच्चे को 9 महीने तक बनाए रखने के लिए, मतलब गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी कि प्लेसेंटा 9 महीने तक बने रखे, क्योंकि आप बताना, ये प्लेसेंटा ही तो जोड़े रखा है बच्चे को। अगर ये प्लेसेंटा टूट गया तो बच्चा भी टूट गया, बच्चे का सब काम खत्म। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अपरा जो है 2 काम कर रहा है। पहला तो ये बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, ये बच्चे को सपोर्ट का मतलब यहाँ रखा हुआ है। अगर ये प्लेसेंटा टूट गया तो बच्चा बाहर निकल जाएगा। बच्चे को बाहर निकलने को बोलते हैं प्रेगनेंसी से पहले एबॉर्शन या गर्भपात होना, तो गर्भपात हो जाएगा। तो प्लेसेंटा को कब तक रखोगे? 9 महीने तक। दूसरा काम क्या करता है ये प्लेसेंटा बच्चे को पोषण भी देता है। पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन भी देता है, ये न्यूट्रिशन भी देता है। तो यहाँ से 2 काम हो रहे हैं। यहाँ का जो माँ जो है, इस माँ का भोजन, ये जो माँ है, इस माँ के अंदर भोजन बनना था, तो माँ का जो भोजन है ये ट्रांसफर हो रहा है। माँ का भोजन ट्रांसफर हो रहा है, किस में ट्रांसफर हो रहा है? बच्चे के अंदर हो रहा है। अब आप मुझे बताना, अगर प्लेसेंटा होगा तभी तो बच्चे को भोजन मिलेगा। प्लेसेंटा 9 महीने तक होगा तो बच्चे को 9 महीने तक भोजन मिलेगा और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। प्लेसेंटा ही नहीं होगा तो बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा, बच्चा मर जाएगा। तो अब बताओ गर्भावस्था कब तक होती है? 9 महीने तक। 9 महीने तक क्या होना जरूरी है? प्लेसेंटा।
और प्लेसेंटा 9 महीने तक होगा तो 9 महीने तक बच्चे को सपोर्ट मिलेगा, 9 महीने तक बच्चे को पोषण मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया अगर प्लेसेंटा टूट गया 9 महीने से पहले, प्लेसेंटा टूट गया 9 महीने से पहले, तो ना मिलेगा बच्चे को पोषण, ना मिलेगा बच्चे को सपोर्ट और बच्चा निकल जाएगा बाहर। इसको बोलते हैं एबॉर्शन या गर्भपात होना। तो गर्भपात क्यों होता है पता लग गया। चलो ठीक है, इसके आगे की क्लास को हम दोबारा, इसके आगे की चीज को हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अभी तक ऑक्सीटोसिन पूरा नहीं हुआ।